सांख्यिकी में हमारे पास जो टॉपिक कंप्लीट हुए उसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है विचरण। क्या नाम है? टॉपिक हमारा हुआ है। सांख्यिकी में बहुत सारे टॉपिक होते हैं और हमारे सिलेबस के हिसाब से जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों। तो इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस। इंग्लिश में वेरिएंस बोलते हैं। इसी का नाम प्रसरण है। क्या नाम है? प्रसरण। प्रसरण सारे इसी के नाम हैं। और ये एक अलग से शाखा भी है, सांख्यिकी के अंतर्गत एक सब टॉपिक भी माना जाता है। जो सांख्यिकी से नेट वेट की तैयारी करते हैं उसके अंतर्गत ये टॉपिक जो अलग से पढ़ा जाता है, अध्ययन अलग से किया जाता है। इसके फादर भी आपके कौन है? रोनाल्ड फिशर हैं। रोनाल्ड फिशर अगर 3 मार्कर में आ जाएंगे ताकि आप उनको सांख्यिकी के जनक लिखेंगे, सांख्यिकी के आधुनिक सांख्यिकी के जनक, और यहाँ पर विचरणशीलता का माप या प्रसरण जो होता है उसके भी जनक मानेंगे। दोस्तों ये होता क्या है, इसकी शुरुआत क्या है? तो सांख्यिकी में जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो यहाँ पर सारी यूज होती हैं और उसी के अंतर्गत उसी के आगे का एक टॉपिक है। आपने माध्य पढ़ा हुआ है, माध्य पढ़ा हुआ है दोस्तों। और जो हम अभी यहाँ पर कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि पढ़ते थे उसमें क्या होता था, माध्य जो होता था, जो हम एक कल्पित माध्य भी मानते थे, एज्यूम्ड मीन मानते थे, वो ए मानते थे, एज्यूम्ड मीन होता था। और उससे हम सारे माध्यों का विचलन देखते थे। डी देखते थे, आपने देखा होगा, डी देखते थे हम, डी आई देखा करते थे, ए देखते थे, ये सब देखते थे। तो डी आई क्या होता था दोस्तों? कल यहाँ पर विचलन होता था। तो इस तरह के विचलन का अध्ययन कि कोई जो माध्य हमने निकाल लिया है, जो माध्य निकाल दिया है, जैसे यहाँ पर 2 3 4 7 9 11 5 6, इस तरह के अगर आंकड़े देते हैं आपके पास, तो इसका कोई माध्य होगा। मान के लिए अभी मैं ज्ञात नहीं करता, इसका माध्य मान के लिए 12 इसका माध्य है। तो बाकी के आंकड़े इससे कितने विचलित हैं? क्या है? बाकी के आंकड़े इससे कितने विचलित हैं, वही विचरणशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? बाकी के आंकड़े इससे कितने विचलित हैं, वही विचरणशीलता कहलाती है। अगर बात करूं प्रसरण की या विचरणशीलता की, तो इसकी अगर सिंपल सी डेफिनेशन आती है लिखने को, तो कोई भी प्रविष्टि अपने माध्य से, किससे? अपने माध्य से कितनी विचलित है या कितना उसका प्रसरण दिया हुआ है, कोई भी चर, कोई भी समुच्चय से कितना अपना प्रसरण दिया हुआ है, वह उसका क्या कहलाती है? प्रसरण कहलाती है। उसका कितना विचलन हुआ है वह उसका प्रसरण कहलाती है। तो प्रसरण एक सिंपल सा टॉपिक है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये बेसिक चीजें अगर पता होती हैं, देखिए अगर इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, क्या होता है, आप अलग अलग यहाँ पर स्रोत से अध्ययन करते हैं जब एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है तो कठिनाई से आपको मिलता है, कठिनाई से टॉपिक मिलता है। और जब मिलता है तो उस रूप में मिलता है कि आप उसमें परेशान हो जाएंगे कि क्या पढ़ें। इतनी थ्योरी मिलती है आपको, इतनी थ्योरी मिलती है। कई किताबें मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ों से अध्ययन करके आता हूँ, तो मैं 1-2 किताबों में देखा हूँ जहाँ पर 7-8 पेज इसकी केवल थ्योरी दी हुई है और कोई सवाल नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों में आपको नहीं जाना है। तो आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पर बताया जाएगा आपके एग्जाम के हिसाब से, जो ओल्ड ईयर या किसी और कहीं और स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, उस तरह के प्रश्न जो यहाँ पर आए हैं, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। और सांख्यिकी में हमेशा आपको पहले ही बताया गया है, अभी भी बताया जा रहा है कि सांख्यिकी अपने आप में 11 मार्कर के लिए, यहाँ पर 11 नंबर के प्रश्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कोई है तो वो सांख्यिकी है। तो आपको ये बात याद रखना है। अगर आप अन्य स्रोतों से अध्ययन करते हैं तो थोड़ा सा आप अपने एग्जाम को भी देखिए कि हम किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमको कितना उसमें समय देना है। विचरणशीलता की माप में ही आप चाहेंगे तो 7-8 लेक्चर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, शांति से हमारे एग्जाम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ें पढ़नी है। आप बहुत सारी चीज़ें ढूंढते रहेंगे तो उससे कोई अर्थ नहीं है। तो चलिए विचरणशीलता की माप के लिए, यहाँ पर विचरणशीलता की माप के लिए हमको 1-2 चीज़ देखनी है। पहली चीज़ देख लीजिए आप, मानक विचलन। मानक विचलन पहली चीज़ आप देखेंगे, मानक विचलन। मानक विचलन देखेंगे और दूसरी चीज़ आप यही देखेंगे, प्रसरण। प्रसरण वही है विचरणशीलता। 2 चीज आप देखेंगे, एक देखेंगे मानक विचलन और एक देखेंगे प्रसरण। तो दोनों चीज आपको पता है क्या क्या है। दोनों चीज अगर आपको पता है कि मानक विचलन और प्रसरण क्या है, तो जैसे मैंने प्रसरण आपको बताया कि कोई भी आंकड़ा, कोई भी प्रविष्टि माध्य से कितनी वेरिएट हुई है, माध्य से कितनी विचलित हुई है, वेरिएंस आपको बता दिया इसको इंग्लिश में। और आप जानते हैं वेरिएंस कैसे कहते हैं, वेरिएशन कैसे आता है अपनी लाइफ में, कैसे वेरिएशन आता है, कैसे हम विचलित होते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर आंकड़ों के लिए है। किसके लिए है? आंकड़ों के लिए है। तो मानक विचलन या स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टैंडर्ड वेरिएशन के लिए अगर आपको कोई बात करता है, स्टैंडर्ड वेरिएशन के लिए बात करता है, तो 2-3 प्रकार से हो सकता है। एक तो माध्य के सापेक्ष हो सकता है, या कोई आंकड़ा स्वयं के सापेक्ष या माध्य के सापेक्ष या माध्यिका के सापेक्ष नहीं होता। ये सिर्फ माध्य, यहाँ पर जब भी बात की जाएगी इन दोनों की, तो आप ये बात याद रखेंगे, ये माध्य के सापेक्ष, माध्य सापेक्ष, सापेक्ष।
यहाँ पर 2-3 टर्म आती है, उनको हम पढ़ लेते हैं। 2-3 टर्म आती है, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे एक टर्म आती है परिसर या रेंज। क्या होती है? परिसर, परिसर या रेंज इसको बोलते हैं। डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? इसको डिफाइन करना है तो आप डिफाइन करोगे किसी भी आंकड़ों, किसी भी आंकड़ों के समूह में, किसी भी आंकड़ों के समूह में जो उच्च मान एवं निम्न मान का अंतर होता है, मान का अंतर होता है, सर वही क्या है? जो निम्न मान का अंतर होता है वही क्या आपका परिसर है। इसको रेंज बोलते हैं, है ना, RANGE, रेंज बोलते हैं। परिसर आपका क्या हो गया? किसी भी आंकड़े, कोई आंकड़े दिए हुए हैं तो वहां जो उच्च मान होगा, जो सर्वोच्च मान होगा और जो निम्न मान होगा, उन दोनों का अगर अंतर निकाल देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? परिसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर परिसर यहाँ पर निकल जाता है तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है। जैसे मानक प्रसरण, आपको बताया कि प्रसरण क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है? कोई भी प्रविष्टि माध्य से या केंद्रीय प्रवृत्ति से, आप लिख दीजिए, सबसे उत्तम शब्द होगा आपका कि कोई भी प्रविष्टि केंद्रीय प्रवृत्ति से कितनी विचलित हुई है, केंद्रीय प्रवृत्ति से उसके माप में क्या अंतर है या कितना बिखराव है, चाहे जो टर्म यूज कीजिए, अपनी भाषा में यूज कीजिए। मैंने आपको समझा दिया कोई भी प्रविष्टि जो, जैसे माध्य निकाला, केंद्रीय प्रवृत्ति निकाला, कुछ भी निकाला, केंद्रीय प्रवृत्ति, अगर किसी की केंद्रीय प्रवृत्ति आपको पता है क्या होती है? माध्य, माध्य का बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति से कोई भी प्रवृत्ति कितनी विचलित हुई है, कितनी यहाँ वहां हुई है, कितना उसका बिखराव है, वो उसका क्या कहलाएगा? मानक विचलन कहलाएगा। वही यहाँ पर 2-3 चीजें जो प्रसरण है, यही सारी चीजें एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती हैं। और एक चीज बता दूं, जैसे आपको सांख्यिकी में बताया था कि वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन की भी संभावना है, तो विचरणशीलता से थ्योरेटिकल क्वेश्चन की संभावना कम है। इसी तरह के क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे कि परिसर क्या होता है, प्रसरण क्या होता है, तो आप थ्योरी में इसको लिख सकते हैं। बाकी के इसके नोट्स भी आप बनाते होंगे, साथ में चलते होंगे बनाते, तो वो आपके काम आ जाएंगी कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये चीजें आपको पता है, ये चीजें आपको पता हो गई, तो अब अगर मैं कहूँ विचलन ज्ञात करते हैं, तो अगर यहाँ आपको कहूँ कि आपको माध्य से अगर ज्ञात करना है, माध्य से ही विचलन ज्यादातर निकलेगा, माध्य से ही विचलन निकलता है, क्योंकि बहुलक तो एक प्रविष्टि, सिंगल प्रविष्टि होती है जो उस आंकड़े में सर्वाधिक बार आती है, और माध्य का निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले, उससे नहीं निकलता। तो यहाँ पर माध्य, ये केंद्रीय प्रवृत्ति। अगर आपको एक चीज और बता दूं, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो हमने माप पढ़ी है, उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज क्या है? माध्य है, समांतर माध्य है। क्या है? समांतर माध्य, जिसको हम x बार से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? x बार से दर्शाते हैं। तो x बार से अगर हम दर्शाते हैं, तो आप ये बताइए, जब मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय प्रवृत्ति या माध्य से, समांतर माध्य से कोई चीज कितनी विचलित हुई है हमको निकालना है। मान के लिए यहाँ पर कोई प्रविष्टि दी हुई है आपको, मान के लिए यहाँ पर कोई प्रविष्टि दी हुई है आपको 2, 7, 5, 7 प्रविष्टि अगर आपको दी हुई है, इसका माध्य निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं, कुछ भी, चलिए निकाल लीजिए। 8 से 14, 14 और 7 21, 21 1 22, 22 23 24, 24 और 5 29, 29 9 38, 38 और 3 41, 41 और 2 43, 43 और 7 50। और प्रविष्टि कितनी? 1 2 4 5 6 7 8 9 50/5। ये क्या आ गया? 5 आ गया। अगर 5 आ गया तो यहाँ पर इसका माध्य कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये क्या हो गया? माध्य को क्या बोलते हैं? x बार बोलते हैं ना। x बार बराबर कितना आया? 5 आया। ठीक है, यहाँ पर समझते चलिए चीज। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको माध्य वाध्य इसके विचरणशीलता में कोई दिक्कत नहीं जाएगी ना, आपको कहीं कुछ भटकने की जरूरत है। तो यहाँ पर अगर ये x बार बराबर 5 आ गया है, x बार बराबर 5 आ गया है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि माध्य से कौन सा आंकड़ा कितना विचलित है, इसका कितना बिखराव है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अगर माध्य से 2 कितना विचलित है, x बार से ये x कितना विचलित है, x फाइंड आउट करेंगे, है ना। ये तो फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, और इसका हमेशा मोड लगा देते हैं। मोड इसको बोलते हैं, दोनों साइड ये खड़ी लाइन खींच देना मोड कहलाता है, जिसको इसको पॉजिटिव फॉर्म में लेते हैं। इसका मतलब होता है कि इसको हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लेना है, सकारात्मक रूप में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये जनरल सी बात है, यहाँ पर इस तरह की चीज का यूज नहीं होगा, पर आपको एक बताने के लिए कि अगर यहाँ पर x बार 5 है तो इसका बिखराव इनसे कितना होगा? 5 से 2 का बिखराव कितना है? 3 है। 5 से 7 का कितना है? -2 है। 5 से 3 का कितना है? 2 है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर ये बिखराव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बिखराव दिया हुआ है कि माध्य से इतने विचलित है, ये लोग इतने विचलित है, यहाँ वहां बिखरे पड़े हैं माध्य, जबकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कितना है?
5 है। इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति कितनी है? 5 है। 5 इन सभी आंकड़ों का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? इस तरह से ये बेसिक आपको बात बताई है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए मेरी बात समझिए। आपको सीधे सीधे यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है प्रसरण का, जो हमारे चैप्टर में ही दिया है, विचरणशीलता। क्या दिया हुआ है? विचरणशीलता प्रसरण आपको जो प्लस में ही दिया हुआ है। यहाँ पर इसकी वैल्यू के लिए इसको प्रसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसरण। विचरणशीलता को, विचरणशीलता के नाम कितने? 3। विचरणशीलता के नाम कितने? 3। प्रसरण, वेरिएंस और ये प्रसरण, वेरिएंस और विचरणशीलता स्वयं, तीनों नाम हो गए। प्रसरण का फॉर्मूला है दोस्तों, इसको सिग्मा, इसलिए एक निशान बनाते हैं, सिग्मा दिख रहा होगा आप लोगों को। सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है समीशन, तो आप जानते ही है, समीशन ऑफ x माइनस x बार अपॉन n क्या है? नंबर ऑफ। तो आप सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी जाएंगी। n x क्या है? यहाँ पर x i कर सकते हैं। x i आपको पता है क्या होता था? आंकड़े होते थे, क्षण। फिर यहाँ पर ये अवर्ग, ये भी देखिए आपने दोनों चीज यहाँ पर माध्यमातिका बहुलक पढ़ी हो चाहे कुछ भी पढ़ा हो, तो यहाँ पर एक दोनों चीज के लिए आता था, एक तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, एक आता था अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो अगर अवर्गीकृत टाइप की चीज दी हुई है, अवर्गीकृत टाइप की चीज दी हुई है, अवर्गीकृत टाइप की चीज, ये हो जाता है यहाँ पर प्रसरण ये फॉर्मूला। और अगर आपके पास यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं? वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, तो आपका सिग्मा स्क्वायर या प्रसरण का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों? समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, यहाँ है, अपॉन ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। एन आपका आप जानते हैं क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ आंकड़े होते हैं। यहाँ पर समीशन ऑफ एफ भी हो सकता है, अगर एफ दिया है तो समीशन ऑफ एफ भी हो सकता है, समीशन ऑफ एफ भी आप कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। एन दिया है तो ठीक है। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले आपके यूज होते हैं दोस्तों प्रसरण के लिए। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया, बहुत सिंपल फॉर्मूला, याद करने वाली कोई बात नहीं है। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे एन, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे एन, समीशन तो आपका लगेगा ही। समीशन की अगर कहीं कहीं मिलता है आपको आई इज इक्वल्स टू 1 से एन, आई इज इक्वल्स टू 1 से एन, वो तो लिख दीजिए, नहीं तो भी लिखेंगे तो समीशन से वो समझ जाएगा। समीशन का साइन आपको बताया था, ऐसे करके है, मैं यहाँ पर ऐसे जल्दी जल्दी बना, ठीक है। तो ये इस तरह का समीशन का निशान बन रहा है। अगर इस तरह का समीशन का निशान बन रहा है भाई दोस्तों, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर ये दो फॉर्मूले याद रखना है, एक तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए याद रखना है, एक तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए याद। तो आपसे प्रसरण पूछेगा या पूछेगा मानक विचलन पूछेगा, क्या पूछेगा? मानक विचलन पूछेगा। तो सोच रहे होंगे कि मानक विचलन क्यों नहीं बता रहे हैं जब से प्रसरण किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका मानक विचलन निकालना है, बस कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पर क्या करना पड़ता है? मानक विचलन बराबर क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट प्रसरण। जो प्रसरण निकलेगा उसका आप अंडर रूट निकाल दीजिए, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो आपका मानक विचलन आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूले हैं, सिंपल से फॉर्मूले हैं, जिसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला फॉर्मूला नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसलिए और भी फॉर्मूले, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग फॉर्मूले यूज करते रहते हैं, वो भी होते हैं, पर आप ये सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन एमपीपीएससी हमसे पूछता है, उसके लिए हमारे सारे सवाल हो जाएंगे। एनसीईआरटी 11वीं कक्षा की मैथ में भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं बहुत बृहद रूप में, जहाँ से आपके लिए छांट छूट के आपके एग्जाम के हिसाब से चलाई गई हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक लाया गया है, सीधे सीधे बताया जा रहा है आपको यहाँ पर विचरणशीलता क्या होती है, इसके रोनाल्ड फिशर का नाम लाया गया है, और प्रसरण विचरणशीलता का ही नाम है। कोई भी आंकड़ा कहाँ से कितना विचलित हुआ है, माध्य से आपको बताया गया है कि डेविएशन आप निकालते थे, मानक विचलन निकालते थे, तो सारी चीज़ें छोटी आपके सामने आती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है। प्रसरण में आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखना है और डेफिनेशन याद रखनी है। विचरणशीलता की माप जो आपके सामने दी हुई है, क्या क्या दिया है आपके टॉपिक में? आपके टॉपिक में सीधे सीधे दिया हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति एवं विचरणशीलता। बहुत बड़ा टॉपिक आपको अलग से यहाँ पर बहुत बड़ा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। विचरणशीलता एक छोटा टॉपिक है, जिसके लिए हम यहाँ पर
चर्चा कर रहे हैं। तो विचरणशीलता अगर छोटा टॉपिक है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। किसके लिए है? अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। तो अवर्गीकृत के लिए फॉर्मूला बस याद रखना है, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पर वर्गीकृत के लिए रखना है ये फॉर्मूला। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। यहाँ पर बस इतनी चीजें और इतना स्टैंडर्ड आपको याद रखना है, इसमें कोई थ्योरी में आपको नहीं जाना। थोड़ी बहुत जो थ्योरी होगी तो वो आपको मिल गई है, और जो नहीं मिली तो आपको कुछ या PDF फॉर्म में भी उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ गया, मान के लिए कोई क्वेश्चन आ गया कि प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करने के लिए कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। आंकड़ों, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य व प्रसरण, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात करना है। आंकड़े दिए हैं 6, 7, 10, 12, 13, 4, 6, 7, 10, 12, 4, 8, 12। ये क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है और प्रसरण ज्ञात। ठीक है, ऐसे आंकड़ों के लिए क्या ज्ञात करना है? माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है। आपके लिए मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात, कैसे बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपने सारी चीजें पढ़ चुके हो। अगर आप सारी चीजें पढ़ चुके हो दोस्तों, तो मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बता दो कि आप अपने मन में सोच लेना, यहाँ आप बता तो नहीं सकते हो वीडियो लेक्चर में, कि यहाँ पर इसके लिए माध्य आपसे निकालते बनेगा कि नहीं बनेगा। इतने बार कर चुके हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है x बार निकालने का, माध्य निकालने का। अगर माध्य निकल जाता है तो बाकी की सारी चीजें भी निकल जाती हैं। तो आइए माध्य निकालने की कोशिश करते हैं। माध्य कैसे निकलेगा? पहले हल लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं। माध्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य बराबर x बार बराबर, हमको पता है क्या होता है, आपको भी पता है क्या होता है, कि सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ये होता है इसका फॉर्मूला। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए यही होता है, आपको पता ही है, आपको पता ही है ये क्या होता है, समीशन ऑफ x अपॉन n। पता है आपको, समीशन ऑफ x अपॉन n। यहाँ पर x क्या है? xi लिख सकते हैं, xi लिख सकते हैं। यहाँ पर xi क्या है? ये टर्म है, ये टर्म क्या है? xi है। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पर लिखूंगा बराबर कितना है? 6, 7, 10, 12, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, 13, 4, 8, 12 बटे टोटल आंकड़े कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 8 आंकड़े। यही तो माध्य निकालने का फॉर्मूला। ये तो कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती बता रहा हूं कि जिनको सांख्यिकी वहां से 3 लेक्चर पहले से भूल गई हो तो एक बार फिर से रिवाइज हो जाए कि माध्य कैसे निकाला जाता है, क्योंकि सवाल वही पूछा है, माध्य और प्रसरण, तो ये विधि तो यही लगेगी। तो ये सारी चीजें लिख लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो सीधे जोड़ के लिख देता कि आपका माध्य क्या होगा और प्रसरण क्या होगा। जोड़ लीजिए, सबको कितना आ जाएगा? 7, 6, 13, 13 और 10 आपका कितना हो जाएगा? 23, 23 और 12 कितना हो जाएगा? 35, 35 और 10 यहाँ पर 45, 45 और 3 48, 48 और 4 52, 52 और 8, 52 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 60, 60 और 10 70 तो 72 हो जाएगा। 72 बटे 8 आ जाएगा आपका। यहाँ 9 x बार की वैल्यू आ जाएगी। 9 x बार की वैल्यू कितनी है? 9। यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो सब कुछ अब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला तो बताया ही जा चुका है सिग्मा स्क्वायर का या फिर प्रसरण का। तो आपसे प्रसरण पूछा है शायद इस सवाल में, आपसे प्रसरण पूछा है इस सवाल में, आप अब आसानी से बता सकते हैं। प्रसरण बताने के लिए आपको क्या करना है? अब यहाँ पर ये अगर आ गया तो ये एक आंसर है आपका। क्या है? एक आंसर है आपका, एक आंसर है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको पता है, यहाँ पर आपको विजुअल है, यहाँ पर आपको पता है कि प्रसरण बराबर क्या होता है? प्रसरण बराबर क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो x माइनस एक्स बार अब हमको फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा दोस्तों। एक एक आंकड़े का x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे, अपॉन n करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रसरण निकल जाएगा। तो चलिए इसको रफ कर देता हूँ, जो माध्य वाली चीज थी उसको रफ कर देता हूँ, इससे आपका कोई लेन देन नहीं, ये तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूंगा।
रफ कर देता हूँ। अब आपको प्रसरण निकालना है, ठीक है। एक्स बार कितना आया था, 9 आया था। कितना आया था, एक्स बार बराबर 9। तो क्या करना है, एक्स बार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर एक्स बार बराबर 9 आया था तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है तो कैसे रखेंगे, देखिए देखिए देखते चलिएगा। यहाँ पर एक एक वैल्यू को इससे घटाते चलना है और उसका स्क्वायर करते चलना है। इसका ये मतलब यही तो है, एक एक वैल्यू को इससे घटाते चलिए और उसका स्क्वायर करते चलिए और सबका समीशन कर दीजिए। इस निशान समीशन का है, ये निशान का है, समीशन का है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन जो है, तो ये समीशन को दर्शाता है। तो अगर ये समीशन को दर्शाता है तो एक एक वैल्यू को क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार करना और स्क्वायर करना है। तो प्लस माइनस की कोई टेंशन नहीं कि प्लस लगेगा या माइनस, क्योंकि स्क्वायर लगता है तो ऋण ऋण का गुणा भी धन हो जाता है और धन धन का गुणा तो धन होता ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 में से 6 जाएंगे, 9 में से 6 जाएंगे, लिख दूं क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ 9 माइनस 6 समीशन लिख देता हूँ, समीशन ऑफ 9 माइनस 6 का स्क्वायर धन सारी चीजें लिख लीजिए 9 माइनस 7 का स्क्वायर। एक बार लिख देता हूं, बाकी हर बार ये करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे सीधे सवाल करते जाएंगे क्योंकि आपको पता है यहाँ पर घटाने पर क्या आएगा, 9 माइनस 10 का स्क्वायर, 9 माइनस 12 का स्क्वायर, 9 माइनस, समीशन आप दिया हुआ है तो आपको ये करना है यहाँ पर 9 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, 9 माइनस 8 का स्क्वायर, 9 माइनस 12 का अपॉन एन। एन कितना है, टोटल टर्म कितनी है, 8 है। टोटल टर्म कितनी है, 8 है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 9 माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 36 है। 9 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। प्लस माइनस की टेंशन मत लीजिए क्योंकि स्क्वायर लगता है तो माइनस माइनस का इंटू भी प्लस हो जाता है, अर्थात -2 है, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा तो आएगा -2 गुणे -2 हो जाता है प्लस का 4। इसलिए अगर स्क्वायर लगा है तो प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते चलिए। 9 में से 10 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा। 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 13 जाएंगे तो 4 बचेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 बचेगा 25 हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का 1 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएंगे 3 बचेगा, 9 हो जाएगा, बटे 8 हो जाएगा। तो आपका समीशन कर लीजिए, यहाँ पर इस समीशन का निशान लगा रहने दीजिए, लगा रहने दीजिए, स्क्वायर भी लगाइए, यहाँ पर स्क्वायर लगा लीजिए, फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू चल रही है। अगर यहाँ पर स्क्वायर लग गया तो 36 4 40, 9 1 10 50 50, और यहाँ पर हो जाएगा 16 9 25 और 25 50 50 50 कितना हो गया आपका 100 100 और 1, यहाँ पर 101 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। 36 36 और ये आपका स्क्वायर तो हम यहाँ से निकाल ही ले रहे हैं तो स्क्वायर लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम हर चीज़ के स्क्वायर अलग अलग निकालते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ के स्क्वायर अलग अलग निकालते जा रहे हैं तो अलग से स्क्वायर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बता देता हूँ, ठीक है। तो अब सब इसको जोड़ लेंगे आप, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36, यहाँ पर 36 प्लस 7 सतैया, ये सॉरी एक घटा घटा के निकालना तो 2 2 नहीं 4, 36 4 40, 36 4 40, 40 1 41, 41 9 50, 50 10 60, 60 6 66, 66 और 9, 66 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 66 और 9 आपका हो जाएगा 9 6 15 75, 75 और 25 100 और प्लस 1 तो 101 हो जाएगा, 101 बटे 8। तो जो भी होगा काट पीट के आपका जो यहाँ पर प्रसरण की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, प्रसरण की वैल्यू। इस तरह से आपको इस तरह के सवाल सॉल्व करने हैं, डील करने हैं। आपके पास सिर्फ फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर बराबर समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन कितना है, एन है, ठीक है। इस तरह का आपको फॉर्मूला यूज करना है और एक्स बार आपको अलग अलग विधियों से जिस तरह से निकालते बनता है निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का सवाल है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर चलना है तो स्लाइड को चेंज करिए। चलिए यहाँ पर लिखा है 3 के प्रथम 10 गुणज का माध्य व प्रसरण ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 10 गुणज कौन से होंगे, क्वेश्चन दे दिया। 3 के 10 गुणज माध्य व प्रसरण, ये प्रसरण ही आपके टॉपिक में है, सबसे ज्यादा याद रखिए। माध्य तो आप निकाल चुके हैं, पहले ही निकाल चुके हैं। ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो प्रसरण का चल रहा है, इसी का नाम विचरणशीलता है, नाम विचरणशीलता है।
और इसी का नाम क्या है, वेरिएंस है। ठीक है, तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है जो हमको अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अगर ये आपको पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 के प्रथम 10 गुणज का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो 3 के प्रथम 10 गुणज आपको पता है क्या होते हैं, 3 के प्रथम 10 गुणज आपको पता है क्या होते हैं, 3 का पहाड़ा 10 तक पढ़ लो, क्या होता है, 3 12 3 15, या क्या हो गया आपका, 3 के प्रथम 10 गुणज हो गए, 3 के प्रथम क्या हो गए हैं, 10 गुणज हो गए हैं। अगर 3 के प्रथम 10 गुणज हो गए हैं तो इनका क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना है और प्रसरण निकालना है। माध्य निकालने की सिंपल सी विधि आपको पता है, आप क्या करते हैं, सबको जोड़ के और भाग दे देते हैं। तो मैं आप सीधे इस बार यहाँ पर पिछले सवाल में आपको सारी डिटेल बता चुका हूँ, यहाँ पर सीधे सीधे सवाल करता हूँ। 6 3 9 9 9 और 18, 18 और 12 30 हो गया, 30 और 15 45 हो गया, 45 और 18 8 5 13, 53 और 10 63 हो गया, 63 और 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 63 और 21 जोड़ेंगे, 63 और 20 83, एक 84, 84 में 24 जोड़ेंगे तो 84 और 20 कितना हो जाएगा, 84 और 20 104 हो जाएगा, 104 108 हो जाएगा, 108 में 7 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, 115 और 20 आपका जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 135 और 30 165 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा टोटल। ठीक है, आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। योग है 1 2 3 10 होंगे तो पता ही है आपको, बटे तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बार बराबर आ गया 16 ये क्या आ गया आपका, माध्य आ गया, ये क्या आ गया आपका, माध्य आ गया। अब देखिए इस तरह का अगर सवाल आपके पास आता है जहां पर क्या होता है कि एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाती है, दशमलव में आ जाती है, तो यहाँ पर विचरणशीलता निकालना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इसके लिए एक अलग मेथड का यूज करते हैं, क्या करते हैं, एक अलग मेथड का यूज करते हैं जिसका नाम लघु विधि है। क्या है, लघु लघु विधि आपको बता देता हूं। यहाँ पर लघु विधि क्या होती है, देखिए लघु विधि का एक छोटा सा फॉर्मूला है, लघु विधि का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसका नाम है, लघु विधि का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो है एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, एन समीशन ऑफ एफ आई यू आई। ये सब आपको एफ आई यू आई सब सांख्यिकी में पढ़ाया जा चुका है। यू आई क्या होता था आपको बताया था कि एक्स यहाँ पर क्या होता था, जो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट करते थे। तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो लघु विधि का ये फॉर्मूला आपको पता है, एफ आई यू आई माइनस यू आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका लघु विधि का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे जब यहाँ पर किसके लिए, प्रसरण या सिग्मा स्क्वायर के लिए, सिग्मा स्क्वायर के लिए आपके पास एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है। तो इस तरह का फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो जो इस तरह के सवाल आपके पास आते हैं जिनमें क्या आपका प्रसरण या मानक विचलन निकालने के लिए इस तरह से आता है, जैसे 3 के प्रथम 10 गुणज का प्रसरण या मानक विचलन आपको निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आपका एक्स बार आ गया है, तो ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में ये इस तरह के फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा। अब आप यहाँ पर मैं अलग अलग इसको माध्य निकालने के लिए आपको नहीं बता रहा, आपको उस विधि से, जो कौन सी विधि है ये, जहां पर यू आई आता था, ये कौन सी विधि है, याद करिए, यू आई आता था अर्थात कौन सी विधि है, डी आई आता था अर्थात कौन सी विधि। अगर आपको ये नाम याद नहीं है तो आपको फिर से एक बार लेक्चर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर यू आई वाला आपको फॉर्मूला या विधि याद नहीं है तो आपको बता देता हूं कि इस विधि का नाम था पग विचलन विधि, पग विचलन। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पर डी आई वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं, हालांकि डी आई की आवश्यकता नहीं, तो इसका नाम है कल्पित माध्य। क्या नाम है, कल्पित माध्य। तो इस तरह की चीजों के लिए आप क्या करिए, पहले इस विधि से माध्य निकाल लीजिए, तो ये दशमलव की समस्या आपकी खत्म हो जाती है, ये दशमलव की समस्या आपकी खत्म हो जाती है। तो ये आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल सवाल हो जाते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप कल्पित माध्य पग विचलन विधि से आप निकाल के और इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल होगा इसलिए मैं नहीं करा रहा, आपको यहाँ पर माध्य निकाल के बता दिया, इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। ठीक है, तो ये इस तरह का सवाल हल करेंगे आप। तो अगले सवाल की ओर चलता हूं मैं, अगले सवाल की ओर चलता हूं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, कोई भी सवाल ले लेते हैं। चलिए आपका बारंबारता वाला ले लेते हैं, ये अवर्गीकृत वाले थे, अब एक वर्गीकृत वाला ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। क्वेश्चन आपका कैसा है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। एक सारणी दी हुई है जहां पर x की वैल्यू दी हुई है और f की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, x की वैल्यू 6 10 14 24 28, 6 10 14 18, 6 10 14 18 24 28 30 ये दी हुई है। ठीक है, x की वैल्यू 2 4 7 12, 2 4 7 12 4 7 12
8 4 3 8। ये सवाल हम करते हैं और आपका यहाँ पर सारी कैटेगरी के सवाल, अगर इस सवाल को कर दूंगा तो प्रसरण वाले सारी कैटेगरी के सवाल हो जाएंगे। तो जल्दी से इस सवाल को हम देख लेते हैं कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ये सवाल आपका कैसा है, पहली चीज तो ये समझिए, ये वर्गीकृत वाला है, इसमें कोई वर्ग दिया है, एक रेंज दी हुई है कि x की वैल्यू जहाँ 6 है तो f की वैल्यू 2 है, तो कोई रेंज दी हुई है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला ही पता है, माध्य निकालते भी आपसे आता है। तो जल्दी से माध्य निकालते हैं, हल करिए, हल करिए और सारणी बना ली। सारणी बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए है, स्क्वायर बराबर, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो समीकरण ऑफ f x माइनस एक्स बार स्क्वायर बटे आपको फाइंड आउट करनी, ठीक है। ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है तो x बार आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और x बार का मतलब माध्य, तो माध्य यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू, f की वैल्यू, अब माध्य फाइंड आउट करना है तो x इंटू एफ भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार भी फाइंड आउट, यहाँ पर फाइंड f इंटू यही स्क्वायर फाइंड आउट करना। अब अगर ये फाइंड आउट करना है तो मान रख दीजिए 6 10 14 28 24, 6 10 28 24, 6 10 14 18 24 28 और 30, ये आपकी वैल्यू है एक्स की। 2 4 7 12 8, 2 4 7 12 8, 2 4 7 12 8 4 और 3, ये यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। अब माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स बार बराबर क्या होता है, एफ इंटू एक्स अपॉन एन, ठीक है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो अगर माध्य का ये फॉर्मूला है आपके पास तो इससे आपको क्या करना है, एफ समीशन ऑफ होता है, तो अगर आपको एफ इंटू एक्स निकालना पड़ेगा तो 6 दूनी 12, 10 चौके 40, 14 सत्ते 84, 14 सत्ते 90, 12 गुणे 18 करेंगे तो 12 अट्ठे 96 की, 6 12 कम 12 और 9, 12 और 9 24 अट्ठे करेंगे तो 4 अट्ठे 32 की 2, 8 दूनी 16, 17 18 19, 192। फिर यहाँ पर 24 अट्ठे हो गया, 28 चौके करेंगे तो 8 चौके 32 की 2, 4 दूनी 8, 3, 8 और 3 कितना होता है 11, 8 और 3 11, 30 में करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अब समीशन ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, 2 20, इसकी शून्य, हंसलाई 2, 2 और 9 11, 1 12, 12 और 9 30, 1 22, 22 और 9 22 और 9 31, 31 1 32, 32 4 36 है, हंसलाई 3, 1 2 2 और 3 5, 560 आ गया, कितना 560 आ गया। तो इसको टोटल कर लीजिए, 4 2 6, 6 और 7 13, 13 और 12, 13 और 12 25, 25 और यहाँ पर 8 4 12 और 3 15, 25 और 15 40 हो, ये दोनों आ गया अगर आपके पास। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, 560 बटे 560 बटे 40, 4 0 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 चौकी, एक्स बार बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। एक्स बार की वैल्यू अगर 14 आ गई है तो इससे एक्स को माइनस करते जाएंगे। एक्स बार की वैल्यू अगर 14 आ गई तो जैसे अपन पहले सवाल में किए हैं तो इसको माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर माइनस करते जाएंगे तो 14 में से 6, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, 8 अठैया 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 14 में से 10 जाएंगे तो 4 बचेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। 14 में से 14 जाएंगे तो 0 0 का तो 0 आ जाएगा। 14 में से 18 तो 4 चौके 16, 14 में से 24 तो कितना बचेगा 10, तो 10 दम 100 हो जाएगा। 14 में से 24 गया, फिर 14 में से 28 जाएगा, 14 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 दूनी 28, और 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, सीधे लिख देता हूँ, आप चाहें तो निकाल लेंगे। 14 गुणे 14 196 आएगा। फिर 14 में से 30 जाएगा, 14 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा, और 16 का कितना होता है 16 200, सारे निकाल आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सब निकाला समीशन ऑफ। अब इसका क्या करना है, एफ से इंटू करना है, तो एफ से इंटू करिए। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होगा क्योंकि 11 नंबर के सवाल बन सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन कर दीजिए। एफ से इंटू कर दीजिए तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 7 में शून्य का तो शून्य, फिर यहाँ पर 12 गुणे 16 होगा तो 12 छक्के 72, 12 एकम 12 और 7, 12 और 7 19,
फिर यहाँ 100 में 8 का होगा तो 800, फिर यहाँ 196 में 4 का होगा तो 4 छंग 24 की 4, 4 नम 36, 37 38 की 8, हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 784। फिर यहाँ 3 का होगा तो 3 छंग 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। इतनी सारी वैल्यू आपके पास। इन सबको आप टोटल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट टोटल कर देता हूँ आपके लिए, आप यहाँ पर टोटल करते रहेंगे कितना आता है। यहाँ पर इसके लिए आप टोटल करते रहेंगे कि x माइनस एक्स बार का यहाँ पर टोटल कितना आता है। यहाँ पर ये दूसरा सवाल है, चलिए टोटल करके देख लेते हैं। 8 4 12, 12 2, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 14 4 18, 18 8 26, तो इसकी 6 हासिल 2, 2 और 6 8 और 8 16, 16 और 9 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31 32 33 की 3 हासिल 3, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 8 17 और 8 25, 25 1 26, 1 27, 2736 कितना आ गया आपका 2736 आ गया है। ठीक है, 2736 अगर यहाँ पर आ गया है आपका, तो बस आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूला आपके पास है, सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। सारी वैल्यू अगर आपके पास आ चुकी हैं तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, स्क्वायर बराबर समीशन ऑफ एफ, तो एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू आ गई है 2 7 3 6 और एन आपके पास आ गया है 40। फॉर्मूले में रखकर आप यहाँ पर प्रसरण फाइंड आउट कर सकते। इस तरह वर्गीकृत आंकड़ों का भी प्रसरण आपको बता दिया, इस तरह वर्गीकृत आंकड़ों का भी प्रसरण बता दिया, अवर्गीकृत आंकड़ों का भी प्रसरण बता दिया। बस इंपॉर्टेंट है यहाँ ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जिससे आप सारे सवाल हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक था विचरणशीलता की माप वाला, ये टॉपिक खत्म होता है। इससे यही सवाल पूछे जाएंगे 11 नंबर के सवालों में, यही आपसे वहां पर बनता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ पर बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीज दी हुई है, बहुत सारी थ्योरी दी हुई है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर अगर इतनी चीजें कर देंगे तो आपका बढ़िया से पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक बचते हैं उसका नाम है यहाँ पर, उसका नाम यहाँ पर 2 टॉपिक हमारे पास बचते हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक बचेगा प्रायिकता, प्रायिकता, और दूसरा टॉपिक आपके पास बचेगा प्रादर्श के प्रकार, प्रादर्श के प्रकार। 2 टॉपिक अब आपको हम और करना है और यहाँ पर मैथ आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम आगे की कक्षा में बात करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहाँ समाप्त करते हैं। जैसा कि आपको विचरणशीलता की माप से अब सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा।